यात्री चेक में कह रहा है कि ये अपने ग्राहकों को एक साख पत्र यानी चेक जारी करता है, यानी क्या करता है, अपने ग्राहकों को चेक जारी करता है जिससे सुगमता से वो विदेशों में भी व्यापार कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ऐसा व्यवसायिक बैंक चेक जारी करता है अपने ग्राहकों को, जिससे वो वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दूसरा है लॉकर की सुविधा। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करता है जिसमें वो लोग अपने सोने चांदी जेवरात एवं अन्य आवश्यक कागजात को सुरक्षित रख सकते हैं। अक्सर आप लोग सिनेमा में देखते होंगे लॉकर होता है, तो वैसे ही बैंक अपने ग्राहकों के लिए व्यवसायिक बैंक लॉकर की भी सुविधा प्रदान करवाती है जिसमें आप अपने जरूरी कीमती सामानों को रख सकते हैं। एटीएम कार्ड की सुविधा यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करवाती है जिससे आप 24 घंटा पैसा निकाल सकते हैं, विश्व में कहीं भी एक निश्चित रकम का भुगतान कर सकते हैं। हम लोग जो एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं यह सिर्फ इंडिया के लिए होता है, लेकिन जो व्यावसायिक बैंक होता है, कॉमर्शियल बैंक जो होता है, वो पूरे विश्व स्तर के लिए बना कर देता है क्योंकि व्यावसायिक लोग ही से खरीदते हैं जिनका एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है। अब कह रहा है व्यापारिक सूचनाओं एवं आंकड़ों का एकत्रीकरण, यानी बैंक आर्थिक स्थिति का परिचय होने के कारण ही व्यापार संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करने पर अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों में सलाह देती है। यानी कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक ये भी देख लेता है कि क्या अभी की कंडीशन है, उसी के अनुसार अपने जो ग्राहकों होता है उसको या तो पैसा देता है या तो कोई जरूरी सलाह देता है, यानी कंडीशन को देखने के बाद ही देता है। एजेंसी संबंधित कार्य, अगला जो अंतिम कार्य है वो एजेंसी संबंधित कार्य है। यह कह रहा है कि वर्तमान समय व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा दे रही है। इसके अंतर्गत कह रहा है कि चेक, बिल एवं ड्राफ्ट संकलन, ब्याज एवं लाभांश संकलन का वितरण, ब्याज एवं ऋण की किस्त यानी कैसे जमा करना है, बीमे की किस्त के भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय तथा ड्राफ्ट एवं डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि क्रिया, ये सभी इसमें शामिल है आपके। यानी ये था आपका व्यवसायिक बैंक कार्य। अब हम लोग देखते हैं सहकारिता। और सहकारिता क्या है, सहकारिता का राज्य में क्या भूमिका है। यानी पहले हम लोग सहकारिता देखेंगे, आप लोग का बुक पास होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि पिछले शताब्दियों के आरंभ में विश्व निर्मल और निर्धन वर्ग का उत्थान के लिए सहकारिता का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ। यानी जो लोग गरीब थे, जो लोग निर्बल कहने का मतलब है असहाय थे, तो वैसे लोगों के विकास के लिए सहकारिता समिति का उत्थान हुआ। यानी लोगों ने सोचा समझा, ऐसा विचार विमर्श किया कि एक ऐसा संस्था बनाया जाए जिससे गरीब जो निर्बल लोग हैं यानी असहाय लोग हैं उनकी विकास की जाए। सहकारिता का अर्थ कर रहा है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया गया है। यानी कह रहा है कि इसका अर्थ होता है कि मिलजुल कर एक साथ सभी कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में कुछ इसको अलग तरीके से बताया गया है। तो देखते हैं क्या कहा गया है। कह रहा है कि सहकारिता एक वह संगठन है, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर सामान्य स्तर पर आर्थिक हितों में वृद्धि कर सकते हैं। यानी कह रहा है कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें दो व्यक्ति अपने आपसी हितों के लिए आपस में मिलकर कार्य को क्या कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं, उसे ही सहकारिता कहते हैं। अतः इसके सिद्धांत में कह रहा है कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए, इसमें एक सिद्धांत दिया गया है। पूछ सकता है कि सिद्धांत का संबंध किस चीज से, तो सहकारिता से। यानी सब प्रत्येक के लिए है, यानी सब लोग जो है प्रत्येक के लिए, प्रत्येक लोग सबके लिए है, यानी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, उसी को कहते हैं सहकारिता। आप कह रहा है मूलभूत तत्व, यानी सहकारिता के मूलभूत तत्व के बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि मुख्यतः 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। एक तो यह है कि संगठन के सदस्य स्वैच्छिक होते हैं, यानी अपनी इच्छा से होते हैं। लोग अपनी इच्छाओं से सहकारिता संगठन के सदस्य बनते हैं और जिन पर कोई बाहरी बंधन या दबाव नहीं होता है। यानी सहकारिता में वैसे लोग शामिल होते हैं जिन पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता है, कोई उसमें प्रेशर नहीं होता है। और दूसरे, इनका प्रबंधन कह रहा है कि संचालन जनतंत्र के आधार पर होता है। इसके सदस्य के बीच में पूंजी हितैषी और किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता है, यानी ये लोगों के इच्छा के अनुसार होता है, इस पर कोई दबाव प्रेशर नहीं होता। ये सदस्य अपनी इच्छा से स्वेच्छा से सब काम कर सकते हैं, एक दूसरे के बराबर समझते हैं, नहीं तो कोई किसी को ऊंच नीच नहीं दिखाता है, सभी बराबर रहते हैं।
तीसरा है इसके आर्थिक उद्देश्यों को नैतिक एवं सामाजिक तत्वों में शामिल किया गया है, यानी जो उसके आधार होते हैं वो आर्थिक और सामाजिक रूप से होते हैं। यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि नैतिक एवं सामाजिक पहलू के सदस्यों को हितों के लाभ के लिए भी किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है किसी का लूट खसोट करके धन को रख लिया गया, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है। यानी सहकारिता में किसी को नुकसान नहीं होता है। सहकारिता में सभी लोग अपनी स्वेच्छा से शामिल होते हैं, सभी लोग का इसमें नियंत्रण होता है और सभी लोग की भागीदारी के लिए ये कार्य होती है। यानी 3 प्रमुख इसके तत्व है, जो तीनों तत्व आप लोगों ने देखा। अब है भारत में सहकारिता का विकास, यानी भारत में सहकारिता का विकास कैसे हुआ देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पिछले शताब्दियों के आरंभ में, यानी पिछले शताब्दी जो थे उसके शुरुआत में, यानी पिछले जो साल थे यानी 1900 ईस्वी की शताब्दी में कमजोर एवं निर्धन वर्गों के लोगों का उत्थान एवं किसान को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सहकारिता समिति की स्थापना की गई। यानी भारत में गरीब, कमजोर, असहाय लोगों के विकास के लिए सरकार द्वारा सहकारिता समिति की स्थापना और उनको ऋण और कर्ज देने के स्वरूप में इसकी स्थापना की गई। कह रहा है कि सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में, यानी इसकी स्थापना कब की गई? 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति विधान पारित किया गया। याद रखिएगा, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित किया गया? तो 1904 ईस्वी में। इसके अनुसार गांव नगर में 10 व्यक्तियों को एक साथ मिलाकर एक साख समिति बनाई जाती थी। जैसे आज हमारे यहाँ स्वयंसेवी संगठन है ना महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूह जिसको आप लोग बोलते हैं जीविका, वैसे ही जो पुरुष के लिए, जीविका महिलाओं के लिए है बल्कि ये पुरुष के लिए है। जो सहकारिता समिति इसमें 10 सदस्यों को मिलाकर बनाया गया। 1904 अधिनियम के तहत स्थापित होने वाले सहकारिता समिति की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। यानी इसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी जिसको सुधारने के लिए एक और अधिनियम बनाया गया और अधिनियम में ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारिता समिति को स्थापित किया गया, जिसमें प्राथमिक समितियां के देखभाल, केंद्रीय संगठनों की स्थापना और इसकी प्राप्ति और समीक्षा और भाव विकास के लिए रूपरेखा तैयार किया गया। इसी उद्देश्य को 1914 ईस्वी में मैक्लेगन समिति नियुक्त किया गया। यानी इसमें सुधार करने के लिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए 1914 ईस्वी में मैक्लेगन समिति की स्थापना की गई, जो सहकारिता समिति में सुधार करने के लिए लाया गया था। 1919 में राजनीतिक सुधारों के लिए सहकारिता प्रांतीय सरकारों ने हस्तांतरित विषय बना दी। यानी इसमें कुछ सब्जेक्ट बने, इसमें कुछ टॉपिक बने कि इस टॉपिक को बनाना 1919 ईस्वी में किया गया, जिसका संचालन भारत राज्य सरकार के हाथों में सौंप दिया गया। 1929 में विश्व आर्थिक मंदी हुई थी। मैं बार बार आप लोग बताया हूं, विश्व आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी। हो सकता है कि अभी भी हो जाए कोरोना की वजह से, क्योंकि पूरा विश्व इसके संकट में है। तो अभी तक, मतलब आज से पहले तक विश्वव्यापी मंदी जो थी 1929 की थी। महान आर्थिक मंदी का विकास पर विराम लग गया, लेकिन 1935 में हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यानी विश्व मंदी के बाद भी हमारे यहाँ भारतवर्ष में वित्तीय योजना के तहत सहकारिता समिति के कारण यहाँ पे मतलब नुकसान नहीं हुआ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत कर कृषि शाखा संगठन की स्थापना की गई और इसमें प्राथमिक सहकारिता समिति, राज्य सहकारिता समिति और केंद्रीय सहकारिता समिति की भी स्थापना की गई थी। अब राज्य के विकास की भूमिका, यानी राज्य के विकास में क्या भूमिका रह गई सहकारिता समिति की, तो कह रहा है कि बिहार राज्य अत्यंत पिछड़ा राज्य है। अभी वर्तमान में उड़ीसा है, इससे पहले बिहार था, ठीक है। एकीकृत बिहार झारखंड समाहित के समय इसमें आर्थिक संसाधन अत्यधिक थे। यानी हमारे यहाँ जब बिहार और झारखंड साथ में थी तो बहुत ज्यादा यहाँ आर्थिक संपन्न था, परंतु बंटवारे के बाद इन सारी संपदाओं को बिहार से अलग कर दिया गया और सारा भूखंड जहां प्राकृतिक संपदाएं केंद्रीकृत की गई। यानी जब बिहार का बंटवारा हो गया 15 नवंबर 2000 को हुआ था, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यानी बिहार झारखंड का बंटवारा 15 नवंबर 2000 को हुआ। तो बंटवारे के बाद जो आर्थिक संसाधन थी, जो कोयला थी वगैरह थी, ये सब चला गया झारखंड के हिस्से में और भारत के पास खाली हो गया, कुछ नहीं रहा। जिससे भारत की कुल जनसंख्या का 80% लोग क्या हो गए, कृषि पर आश्रित हो गए और मुख्य रूप से मानसून कृषि यहाँ करने लगे और खेतों में निवेश करने लगे। खेतों में निवेश करना एक जुआ खेलने के समान होता है। और बिहार में विशेष करके ग्रामीण स्तरीय पर धन कुटीर और अगरबत्ती और बीड़ी, जूता, ईंट इत्यादि बनाने के लिए सहकारिता रोजगार चलाया गया, जिसमें सहकारी बैंक ऋण भी मुहैया करवाती थी, जिससे लोगों का आपसी जीवन स्तर
अच्छा से उठ सके और ग्रामीण स्तर पर विकास हो सके। अभी हम लोग देखेंगे स्वर्ण सहायता समूह और सूक्ष्म वित्तीय योजना।